हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल इंग्लिश स्टूडेंट्स। मैं हूं अंश। तो आज हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं आपका जो नॉन फिक्शन का जो ऐसे था ना, फिल्म मेकिंग इंगमर बर्गन का। ओके, तो इस जो ऐसे का हमने जो डिटेल एक्सप्लेन था, बड़ा वीडियो है, देख लीजिए, प्रीवियसली हमने कंप्लीट कर लिया है। ओके, तो आज हम इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स पे बात कर लेते हैं। ओके, जिन्होंने लेक्चर नहीं देखा है, वो बहुत बड़ा लेक्चर है, एक बार प्लीज उसको अटेंटिवली देख लीजिए और फिर क्वेश्चन आंसर तैयार कर लीजिए, इनको समझ लीजिए, एकदम परफेक्ट आप टोटली प्रिपेयर हो जाओगे। एकदम इतनी सी भी आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको बता दूं कि हम क्लास 12 इंग्लिश लिटरेचर आरबीएसई बोर्ड राजस्थान बोर्ड के जो डिटेल्ड सिलेबस है उसको डिटेल में हम पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छे से सीक्वेंस में। मैं आपको आपकी जो बुक है कैलिडियोस्कोप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करवा रहा हूँ, बहुत अच्छे से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप उसमें देखिएगा। आपकी शॉर्ट स्टोरीज जो 5 शॉर्ट स्टोरीज थी ना, हमने उनको डिटेल्ड एक्सप्लेन कर लिया, मैंने उनको बहुत अच्छे से डिटेल्ड समराइज किया है, आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है। ओके, विद क्वेश्चन आंसर्स हमने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हमने बात करी उन चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर्स की। फिर हम आए, सीधा जंप किया हमने, पोएट्री सेक्शन को एक बार छोड़ा, हमने जंप किया है नॉन फिक्शंस पर। ओके, तो नॉन फिक्शंस में हमने फ्रीडम चैप्टर करा, देन उसके क्वेश्चन आंसर्स करे। ओके, द मार्क ऑन दी वॉल करा, फिर उसके क्वेश्चन आंसर्स करे। अब फिल्म मेकिंग आपको पढ़ा दिया था मैंने, अब इस वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर्स पे बात कर लेते हैं। देन हमारा नॉन फिक्शन कंप्लीट हो जाएगा। देन हमारे जो ड्रामा है, दो चंडालिका और ब्रोकन इमेजेस, उनको डिटेल पढ़ेंगे, फिर उनके क्वेश्चन आंसर्स। देन फिर हम आएंगे अपने पोइट्री सेक्शन पर, जो आपके पोएम्स है ना 8-9, उन पर बात करेंगे बहुत अच्छे से डिटेल में। ओके, तो अगर आप क्लास 12 इंग्लिश लिटरेचर आरबीएसई बोर्ड राजस्थान बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो आप आज ही चैनल से जुड़ जाइए। ओके, बहुत अच्छे से हम प्रिपेयर करने वाले हैं इस बार, और हमारा जो टारगेट है वो 95+ मार्क्स का टारगेट है। इन इंग्लिश कंपलसरी भी सबके लिए कॉमन है, वो तो किसी भी स्ट्रीम का बच्चा हो तो आपको इस चैनल पे इंग्लिश कंपलसरी की भी क्लासेस मिल जाएंगी, प्लेलिस्ट बनी हुई है, डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, बहुत अच्छे से पढ़ा रहा हूँ। आप देखिए एक बार, आपको बहुत मज़ा आने वाला है, चीज़ें एकदम आपको समझ में आ जाएंगी, एकदम आपके हाथ में आ जाएंगी, एकदम इतने अच्छे से तैयार करवा रहा हूँ। इंग्लिश कंपलसरी का भी टारगेट है 95+ मार्क्स का, बहुत अच्छे से उसका सिलेबस भी डिस्कस कर रहे हैं और इसका भी कर रहे हैं। ओके, सिलेबस कंप्लीट हो जाने के बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट सेशंस पे बात करेंगे, कुछ मोटिवेशनल लेक्चर्स आपके लिए लाऊंगा, प्लस आपको जो बोर्ड में किस तरीके से नोटबुक लिख कर आनी है वगैरह वगैरह, जो इंपॉर्टेंट सेशन है वो भी बात कर लेंगे। टिल दी बोर्ड एग्जाम तक ओवरऑल हम बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो जाएंगे कि आप एग्जाम में बहुत अच्छे से पेपर देकर आओगे। ओके, तो आज हम बात कर लेते हैं, इंट्रोडक्शन हो गया जी, अब क्वेश्चन आंसर पे बात कर लेते हैं। आप समझ जाएंगे, आपको इतना हिंदी बताने की जरूरत होगी नहीं, बाकी जहां जहां बताना होगा प्लीज क्वेश्चन को समझिएगा, आंसर समझिएगा। क्वेश्चन ऐसे डायरेक्टली आस्क हो जाए बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं डायरेक्टली आस्क होता है तो आप समझेंगे, आंसर समझेंगे, क्वेश्चन समझेंगे, आएगा, और आपने चैप्टर पढ़ रखा है, कर आ जाओगे आप। चलो, तो जी बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन आंसर पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन डायरेक्टली आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आए तो आप क्वेश्चन समझिए, आंसर समझिए, और फिर आप आराम से कर लोगे, लेक्चर भी देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कनेक्ट रहिए। ओके, देन हम बात कर लेते हैं, व्हाट चाइल्डहुड मेमोरी डज द ऑथर रिकलेक्ट दैट हैड ए बियरिंग ऑन हिज लेटर इन्वॉल्वमेंट विद फिल्म मेकिंग। अभी कह रहे हैं कि जो कौन सी चाइल्डहुड मेमोरीज थी ऑथर की, जिन्होंने उनको एक तरीके से एज ए फिल्म मेकर बिल्ड करा, फिल्म मेकिंग में इन्वॉल्वमेंट बढ़ाया। देखो, द ऑथर रिकलेक्ट्स द मेमोरीज ऑफ लिसनिंग टू द पियानो एंड सीइंग द डिफरेंट इमेजेस। रिकलेक्ट करते हैं कि मैं भाई पियानो की म्यूजिक सुनता था और वो जो वॉल पर एक वेनिस का चित्र था उसको देखता था, उसको फील करता था, अज्यूम करता था, अलग अलग डिफरेंट इमेजेस बना लेता था। दैट देन द ऑथर स्टार्ट फिल्म मेकिंग विद द सेटिंग ऑफ प्रोजेक्टर विद इट्स चिमनी एंड लैम्प। ठीक है, बाद में जब 10 साल के थे होता तो उनको एक गिफ्ट मिला प्रोजेक्टर, उस वो प्रोजेक्टर में चिमनी भी थी और लैंप भी था, इसी शेप का था, तो इससे उनकी फिल्म स्टार्ट हुई। ही ऑल्सो सेज दैट ही प्रोड्यूस्ड हिज फर्स्ट फिल्म विच वाज 9 feet लॉन्ग इन ब्राउन कलर। देखो, क्वेश्चन आ जाता है विच वाज द फर्स्ट फिल्म ऑफ द ऑथर ही क्रिएट। ओके,
तो ये क्वेश्चन आ जाए ना अगर, तो ये आप लिख सकते हो आंसर भी कि देखो द ऑथर प्रोड्यूस्ड फर्स्ट फिल्म विच वाज 9 feet long and brown in color. The film showed a girl lying asleep in a meadow who woke up and stretched out her arms and then disappeared. This film was great success. तो क्या थी, 9 feet long थी, उसमें क्या था, थोड़ा सा था कि एक लड़की सो रही है मीडोज में, चारागाह में सो रही है, थोड़ी देर में उठती है और अपनी बॉडी को स्ट्रेच्ड करती है और फिर डिसअपेयर्ड इन राइट साइड, और राइट साइड में चले जाती है और गायब हो जाती है, और ये ग्रेट सक्सेस हुई थी उनकी। ओके, बार बार इसको फिल्म को देखा करते थे वो। चलो, व्हाट कनेक्शन डज द ऑथर ड्रॉ बिटवीन द फिल्म मेकिंग एंड कंज्यूरिंग? कंज्यूरिंग क्या होता है, मैंने आपको बताया था, कंज्यूरर आपके जो ऑथर है उन्होंने है ना अपने आप को भी और एक फिल्म मेकर को भी एक कंज्यूरर ही माना है। मीन कंज्यूरर नहीं होता है भाई धोखा देने वाला, अपने आंखों का धोखा देता है ना, जो देखो अब मैजिशियन होता है, एग्जांपल दिया था कि मैजिशियन होता है, उसके पास ट्रिक्स हैं भाई, उसकी हाथ की सफाई है, तो वो इस तरीके से अपने काम में निपुण है, तो अपने आप को अपने लोगों को धोखा दे देता है। तो इसी तरीके से फिल्म मेकिंग में भी, तो आप फिल्म तो देखते हो आप, उसमें तो सारी चीजें होती है वो सेम, तो एकदम रियल तो होती नहीं है ना, कुछ अलग अलग चीजें होती है, वो रियल, कुछ रिलेटेबल भी होती है लेकिन कुछ अलग भी होती है। तो जो फिल्म मेकर होता है ना वो भी हमारे साथ धोखा करता है, ऐसी ऐसी चीजें होती है जो कल्पना नहीं कर सकते, जो पॉसिबल ही नहीं है, तो वो अपनी ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए बस वैसी फिल्म में ऐसी सीन्स डालता है, तो वो भी एक तरीके से हमारे को धोखा ही देता है, तो वो भी कंज्यूरर कहलाता है। देख लो, कर लेते हैं एक बार। द ऑथर सेज दैट बोथ द आर्ट आर द ऑलमोस्ट सेम, दोनों चीजें हैं जो ऑलमोस्ट सेम ही है यार। इट इज बेस्ड ऑन द डिसेप्शन ऑफ ह्यूमन आई, ये सारी चीजें हैं ना, ये तो आंखों के धोखा है सिर्फ एक। ओके, ही मेड अ फिल्म ऑफ 1 hour, ही सिट्स 27 minutes in complete darkness due to the complete blankness between the frames। अभी बताते हैं कि यार मूवीज देखो, चाहे मूवीज 1.5 घंटे की हो, 2 घंटे की हो, 3 घंटे की हो, हम समझना इस चीज को, आप उसमें कुछ इस तरीके की बोरिंगनेस होगी, कुछ इस तरीके की चीजें होंगी जो यार रिलेटेबल ही नहीं होती और ऐसे यूजलेस होती है। तो उस टाइम वो जो चीज, वो टाइम होता है वो ब्लैंकलेस कहलाता है, उसमें हम बस ऐसे सीट रहते हैं और देखते रहते हैं, चल ठीक है जो चल रहा है। ओके, दिस मेक्स अ फिल्म मेकर गिल्टी ऑफ डिसीट। अब फिल्म मेकर को डिसीट, वो धोखा देता है हमारे को, तो गिल्टी भी होती है उसको कि मैं अपनी ऑडियंस को धोखा देता हूँ, किस चीज़ों से भाई। ही ऑल्सो सेज दैट द फिल्म अफेक्ट द ऑडियंस बाय वेरी मच लाइक इमोशनल लव, लाफ, स्क्रीम, स्माइल, etc। अब वो फिल्म मेकर होता है, इस तरीके के सीन्स डालता है मूवीज में, इस तरीके की चीजें डालता है जिससे क्या होता है, इमोशनल हो जाते हैं कई बार, एकदम से लाफ, हंसने लग जाते हैं, एक्शन होता है तब एकदम तेज होता है अंदर से, और स्क्रीम, कुछ इस तरीके की चीजें होती है जो हमारे हॉरर मूवी में तो हम चिल्लाने लग जाते हैं, और कुछ अच्छी हैप्पीनेस वाली मूवीज उसमें स्माइल करते हैं। तो ये सारे गेम खेलता है फिल्म मेकर हमारे साथ भी अपनी ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए। ऑल दिस डन बाय वेरियस कंज्यूरिंग ट्रिक्स, और ये सारी चीजें हैं भाई वेरियस कंज्यूरिंग ट्रिक्स होती है ना, जो उन्हीं से होता है, धोखा देने वाली ट्रिक्स से। चलो, What is the nature of the first impression that forms that the basis of a film? भाई फिल्म की एक नेचर, फिल्म मेकिंग की नेचर क्या होती है, उसका इंप्रेशन क्या प्रभाव पड़ता है, द बेसिस ऑफ ए फिल्म, फिल्म के आधार पे ही बताओ। According to the author, the basis for a film, the elements which are not clear in mind। देखो कुछ एलिमेंट्स होते हैं, कुछ तत्व होते हैं जो माइंड में क्लियर नहीं होते हैं। इट इज लाइक ए चांस रिमार्क और ए बिट ऑफ कन्वर्सेशन। थोड़ी देर बाद हम कन्वर्सेशन करते हैं इन चीज़ों पे, तब हमको समझ में आता है। इट इज़ नॉट रिलेटेड टू एनी पर्टिकुलर सिचुएशन। फिल्म मेकिंग भाई बच्चों का खेल नहीं है कि ये सोचा ले बना दिए, क्लियर नहीं होती पहले तो माइंड में, फिर हम थोड़ा सा कन्वर्सेशन करते हैं, कुछ पॉइंट्स पे रिमार्क करते हैं, और फिर थोड़े से उन रिलेटेड टॉपिक्स पे बात करते हैं। देखो कह रहे हैं ना, इट इज़ नॉट रिलेटेड टू एनी पर्टिकुलर सिचुएशन। ओके, ही सेज दैट स्क्रिप्ट इज वेरी इम्परफेक्ट टेक्निकल बेसिस फॉर ए फिल्म। देखो भाई, जो इनडायरेक्टली स्क्रिप्ट होती है ना मूवी की, वो भी प्रभाव डालती ही है भाई फिल्म पर, नो डाउट। द आइडियाज टेक प्लेस इन अवर माइंड। ओके, और जो माइंड में जो आइडियाज होते हैं वो भी प्रभाव डालते ही हैं, कोई संदेह नहीं इसमें। द ऑल दीज इंप्रेशन डिसअपेयर एज क्विकली एज दे कम बट leaves behind some pleasant dreams and become a part of the film। ये जो सारी चीजें होती है ना, कुछ क्लियर नहीं होती हमको मूवीज में, कुछ होते हैं ना एलिमेंट जो क्लियर नहीं होते, कुछ स्क्रिप्ट्स की चीजें होती है वो क्लियर नहीं हो पाती है, लेकिन ये सारी चीजें है ना बेसिस है अपनी फिल्म के, लेकिन ये जैसे ही आती है ना जल्दी ही डिसअपेयर भी हो जाती है अपने दिमाग से। हमारे दिमाग में तो सिर्फ मेन फिल्म चलती रहती है ना। ये है, व्हाट आर्ट फॉर्म इज फिल्म मेकिंग क्लोजेस्ट टू? What is the reason for the similarity?
देखो आर्ट फॉर्म इज फिल्म मेकिंग क्लोजेस्ट। देखो फिल्म मेकिंग की जो एलिमेंट्स में जो कौन सी आर्ट सबसे ज्यादा क्लोज है फिल्म मेकिंग के, व्हाट इज द रीजन फॉर द सिमिलरिटी, और इसका रीजन क्या है सबसे ज्यादा, क्या मैंने आपको चैप्टर में भी पढ़ाया था, म्यूजिक इज असेंशियल फॉर फिल्म मेकिंग। जो म्यूजिक होता है ना भाई वो बहुत जरूरी है फिल्म मेकिंग के लिए। आप देखते हो मूवी देखते हो तो बैकग्राउंड मूवी म्यूजिक चलता रहता है, तो वो अपने आप इमोशंस अप डाउन होते हैं उससे, समझ में है ना आपको। म्यूजिक इज क्लोजेस्ट टू फिल्म मेकिंग, ओके। देयर इज नो आर्ट फॉर्म दैट हैज सो मच कॉमन विद द फिल्म मेकिंग एज म्यूजिक, ओके। इट अफेक्ट्स आवर इमोशन डायरेक्टली एंड नॉट बाय द इंटेलेक्ट्स, ओके। स्क्रिप्ट के बजाय भी ये हमारे को इमोशंस अप डाउन कर देता है। ये म्यूजिक डायरेक्टली अफेक्ट द बॉडी माइंड एंड सोल, बिल्कुल करता ही है। ए फिल्म इज मेनली ए रिदम एंड कैन बी एक्सपीरियंस म्यूजिकली। देखो रिदम होती है मूवी की और म्यूजिकली हम उसको फील भी कर पाते हैं। नो फिल्म कैन गेट सक्सेस विदाउट द रिदम ऑफ म्यूजिक। और कोई भी फिल्म में अगर अच्छा म्यूजिक नहीं हो ना, बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं हो, उस मूवी में गाने अच्छे नहीं हो, तो इतनी सक्सेस नहीं पाती उस वो मूवी। सो दैट म्यूजिक इज द क्लोजेस्ट फॉर्म इन द टू द फिल्म मेकिंग, ओके। समझ आ गया आपको। Quite often a film made out of book no very successful discuss। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कर लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कर लीजिएगा अच्छे से। तो क्वाइट ऑफन ए फिल्म मेड आउट ऑफ बुक्स इज नॉट वेरी सक्सेसफुल। हम देखा गया है जैसा कि भाई जो बुक्स के ऊपर जो मूवीज बनती है, नॉवल बेस्ड मूवीज होती है, वो इतनी सक्सेस नहीं हो पाती है भाई। क्यों, उनका रीजन क्या है? बहुत अच्छे से पढ़ाया था ये चीज। The author says that there is a big difference between a film and literature। पढ़ाया था आपको। It is not necessary to make films out of books। जरूरी नहीं है ये चीजें फिल्म बुक्स से फिल्म उठाना। This destroys the spatial dimension of the film। ये डेमिनाइज कर देता है यार चीजों को, ओके। जो स्पेशल एलिमेंट होता है ना मूवी का, उसको इट डिस्ट्रॉय द ओरिजिनल मीनिंग एंड टेस्ट ऑफ ए बुक। अब ऑथर कुछ दूसरा मीनिंग बताना चाहता है, टेस्ट बताना चाहता है, लेकिन आपने फिल्म में कुछ और ही कर दिया हो, ओके, तो ओरिजिनल टेस्ट खत्म हो जाता है। इट डज नॉट कन्वे दैट द थीम एंड आइडिया विच द ऑथर वांट्स टू डू। और जो ऑथर वांट अपने आप को कन्वे करना चाहता है ना, जो मैसेज, जो थीम, जो आइडिया अपनी बुक के थ्रू, फिल्म नहीं कर पाती उतने ढंग से, वो यार कुछ ही कर देते हैं कई बार। ए फिल्म कैन नॉट पिक्चराइज द कैरेक्टर्स इवेंट्स इन द सेम वे। एक फिल्म होती है वो अच्छे से पिक्चराइज नहीं कर सकती जो जिस तरीके से एक ऑथर ने अपने बुक में कैरेक्टर्स को पिक्चराइज किया है, इवेंट्स को पिक्चराइज किया है, इन द सेम वे, ओके, द ऑथर वांट्स टू डू। बिल्कुल। लिटरेचर हैज इट्स ओवन मीनिंग एंड ओरिजिनलिटी। लिटरेचर की खुद की महत्ता है और ओरिजिनलिटी है भाई, ओरिजिनल होता है लिटरेचर, ओके। सो फिल्म मेड आउट ऑफ बुक्स आर नॉट वेरी सक्सेसफुल। और इसी वजह से देखो बुक्स के ऊपर बेस्ड जो मूवीज होती है ना, वो इतनी सक्सेसफुल नहीं हो पाती है। व्हाट अकॉर्डिंग टू बर्गमैन इज द रिलेशनशिप बिटवीन ए फिल्म मेकर एंड हिज ऑडियंस। बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कर लीजिएगा, ओके, कि फिल्म मेकर और ऑडियंस के बीच में क्या कनेक्शन है जी। द ऑथर थिंक्स दैट ए फिल्म मेकर एंड हिज ऑडियंस हैव इक्वल राइट्स एंड इम्पोर्टेंस। बिल्कुल। द फिल्म आर मेड फॉर द एंटरटेनमेंट फॉर द ऑडियंस। बिल्कुल उन्हीं के, फिल्म मेकर का मेन वही ऑडियंस ही है यार, उन्हीं के लिए बनाया जाता है। इफ द ऑडियंस डज नॉट रिएक्ट एंड ऑन वे और अनदर देन इट इज ए फ्लॉप और यूजलेस फिल्म। अगर ऑडियंस को पसंद नहीं आई और वो उस पर वो अपने व्यूज ही एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं और उनके अच्छा नहीं लग रहा मूवी देख के, तो ये एक फ्लॉप मूवी हो जाएगी, ये यूजलेस मूवी हो जाएगी। ए फिल्म अफेक्ट द ऑडियंस इन ऑल मैनर्स लाइक इमोशनल, लव, स्क्रीम, फियर, स्माइल, चार्म्ड एक्ट, ओके, ईटीसी, सॉरी। तो एक फिल्म होती है वो एक ऑडियंस को इमोशनली भी अफेक्ट करती है, लव वो इमोशनल भी होता है, हंसता भी है, स्क्रीम चिल्लाता भी है, फिर डरता भी है कई बार सीन से, स्माइल हंसता भी है, चार्म खुश भी महसूस होता है उसको। ए फिल्म मेकर ट्राइज टू बाउंड द ऑडियंस। और जो फिल्म मेकर होता है ना, वो अपनी ऑडियंस को अपने बाउंड यानी बांधे रखना चाहता है अपनी ऑडियंस को अपनी फिल्म से। चलो इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। व्हाट इज द स्टोरी ऑफ द कैथेड्रल ऑफ चार्टर्स। बहुत अच्छे से पढ़ाया था मैंने। एंड हाउ डज द ऑथर रिलेट टू हिज प्रोफेशन। मैंने कहा था ना कि कैथेड्रल ऑफ चार्टर्स जो इस तरीके से ध्वस्त हो गया था और फिर अलग से कोई लोग आ गए, अपने आप ही उसको बना दिया। और फिर ऑथर भी इसी तरीके से बनना चाहता कि उसको फेम नेम के कोई परवाह नहीं है, ऐसे ही कुछ अच्छी सी फिल्म बना दे और वो हिट हो जाए और नेम इसका एनोनिमस रहे, जाने नहीं किसने बनाई है, ओके। तो कैथेड्रल ऑफ चार्टर्स वाज स्ट्रक बाय लाइटनिंग एंड बर्न टू दी ग्राउंड, ठीक है। कैथेड्रल ऑफ चार्टर्स था ना, जो ये जो चर्च था ना, कैथेड्रल मतलब होता है चर्च,
ओके, चार्टरस का जो चर्च था फ्रांस में, वो भाई वो एकदम लाइटनिंग तेज बिजली हुई और वो ध्वस्त हो गया, वो गिर गया ग्राउंड पे। कैथेड्रल वाज बर्न टू एशेज, राख हो गई उसकी, रून्ड कंप्लीटली, बर्बाद हो गया वो। थाउजेंड ऑफ पीपल केम फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड वर्कड टुगेदर अंटिल द बिल्डिंग वॉज कंप्लीटेड। देखो अलग अलग जगह से इतने लोग आए और सब ने काम किया मिलकर। डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल वर देयर इंक्लूडिंग बिल्डर्स, आर्टिस्ट, लेबरर्स, प्रीस्ट, क्लॉन्स एंड नोबलमैन ईटीसी। इतने इतने लोग आए अलग अलग जगह से, पूरे देश में से, और उन्होंने ये इसको पूरा रिबिल्ड कर दिया। लेकिन कोई भी नहीं जानता, देखो, बट दे ऑल रिमेन्ड अनोनिमस एंड नो वन नोज हु बिल्ट द कैथेड्रल ऑफ चार्टरेस। और किसी को भी नहीं पता कि भाई वो कैथेड्रल ऑफ चार्टरेस किसने बना दिया वापिस। तो इन द सेम वे द ऑथर वांट्स टू बी वन ऑफ द आर्टिस्ट हु हैव made the great films and remained anonymous. Okay, he also gives the importance to टीम वर्क, और टीम वर्क को भी उसने इंपॉर्टेंट दिया जैसे उन्होंने टीम वर्क किया। ओके, व्हाट आर, ये हो गया आपका कंप्लीट, ये भी इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर सम ऑफ द फ्लॉज ऑफ द वर्ल्ड ऑफ, फ्लॉज होना चाहिए, कमियां। ओके, ऑफ द वर्ल्ड ऑफ फिल्म मेकिंग टूडे। आज की फिल्म मेकिंग में क्या क्या कमियां हैं जी। एक तरीके से द फिल्म मेकिंग इज नो लॉन्गर एन आर्ट और कलेक्टिव एफर्ट्स, बिल्कुल। ओके, नो वन इज रेडी टू टॉलरेट इवन द स्मॉलेस्ट वाउंड। छोटा सा भी कुछ गड़बड़ी हो जाती है ना तो सारे लोग टॉलरेट नहीं करते हैं। द आर्टिस्ट कंसिडर्ड हिज सब्जेक्टिविटी, हिज इंडिविजुअलिज्म ऑलमोस्ट होली। अपने आप को, मतलब जो एक आर्टिस्ट होता है ना आजकल सब्जेक्टिवली मानता है अपने आप को कि मैं अलग हूँ, अलग तरीके से हूँ, मैं टीम वर्क में बिलीव नहीं करता हूँ। ओके, ऑलमोस्ट होली, और खुद ही एकदम पवित्र टाइप है वो। दे ऑल गिव इम्पोर्टेंस टू ईगो, इंपॉर्टेंस देते हैं ईगो को। दे डू नॉट वांट्स टू वर्क हार्ड टुगेदर, एक साथ काम नहीं करना चाहते आजकल। ईच आर्टिस्ट डिनाइज द existence of others at the first and takes his own work as masterpiece। देखो कंपेनियनशिप नहीं है और अपने ही वर्क को मास्टरपीस मानते हैं। okay? अब चलो है पिक, अब आपके टेक्सचुअल क्वेश्चन आ गए। वो इनसाइड क्वेश्चन थे या आपके टेक्सचुअल है, अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट वाले। आज खूब क्लासेस हो गई यार, आज आपको लग भी रहा होगा थोड़ा सा फेस भी कैसे हो रखा है और आज तबीयत भी थोड़ी सी डाउन है। चलो कंप्लीट करते हैं लेक्चर। आप कंटिन्यू बने रहिए अटेंटिवली, आप साथ देते हैं तो हिम्मत बनी रहती है। अब खड़े हुए हैं सुबह से, शाम हो गई। चलो, पिक आउट एग्जाम्पल्स फ्रॉम द टेक्स्ट दैट शोज बर्गमैन्स सेंसिटिविटी टू सेंसरी इंप्रेशन विच हैव मेड हिम ए ग्रेट फिल्म मेकर। अरे यार एग्जांपल्स दे दो कौन कौन से कि जो बर्गमैन, जो आपके जो ऑथर है, इनकी सेंसिटिविटी की और इम्प्रेशंस जो क्या थे, मेड हिम ए ग्रेट फिल्म मेकर, उसको एक ग्रेट फिल्म मेकर बनाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन करवाए थे ना, उसका भी थोड़ा सा सिमिलर है, ये चीज़ देख लो। देयर आर सम एग्जांपल, ही यूज्ड टू सिट अंडर द डाइनिंग रूम टेबल लिसनिंग टू द सनशाइन एंड विच कम इन थ्रू द जाइजेंटिक विंडोज। बैठे रहते थे दादी जी के घर में, ध्यान है ना, और विंडो से धूप आती थी उसको सुनते थे, और वो सामने पिक्चर लगी हुई थी उसको भी लिसन करते थे। ड्यूरिंग इज शूटिंग ऑफ द वर्जिन स्प्रिंग इन डेलार्ना स्वीडन। ओके, देयर वॉज वेरी कोल्ड एंड दे वर ड्रेस्ड प्रॉपरली। ओके, बहुत ठंड थी लेकिन ड्रेस्ड भी प्रॉपरली थे वो। दे ऑल वर डूइंग देयर वर्क एंड ऑल ऑफ सडन they saw some cranes floating in a circle above their heads। और देखते हैं कि क्रेन्स जो पक्षी होते हैं ना, उनके जब लंबे लंबे पैर होते हैं, बड़े पंख होते हैं, वो घूम रहे हैं सर्कल के रूप में आसमान में। All they were astonished to see them, बिल्कुल। Here we know about that the author's curious and imaginative mind। Okay, when the author was 10 years old, he had a projector. It showed a girl laying asleep in a meadow, woke up and stretched out her body, her arms, then disappeared to the right side. All these things made his imaginations and thinking so strong. All these things made him a great filmmaker। समझ में आ गया ना, हिंदी इतनी करने की जरूरत नहीं होगी। चलो, what do you understand of the complexity of the little invisible
स्टेप्स दैट गो इनटू द फिल्म मेकिंग ऑफ ए गुड फिल्म। क्या क्या स्टेप्स हैं भाई जो फिल्म को एक अच्छी फिल्म बनाने के लिए प्रोसेस होती है भाई। देयर आर सो मेनी थिंग्स विच आर कॉम्प्लिकेटेड एंड डिफिकल्ट इन फिल्म मेकिंग। आजकल कुछ चीज़ें हैं जो फिल्म मेकिंग में भाई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी हैं और डिफिकल्ट हो चुकी हैं भाई। दे आर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ rhymes, moods and atmosphere, tension, sequences, tones into words and sentence। देखो यार किसी भी मूवी को बनाते हैं तो राइम की इस तरीके से बोलनी है भाई, इस तरीके से टोन रखनी है, तेरे को इस तरीके से बोलना है। तो ये सारी चीज़ें एक राइटर जो फिल्म मेकर होता है उसको बताता है, इस तरीके से मूड रखना है, इस तरीके से तेरे को कनेक्टिविटी रखनी है भाई। ओके, इनटू एन अंडरस्टैंडेबल स्क्रीन प्ले इज द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क। बिल्कुल, द ओनली थिंग विच कैन बी ट्रांसफर्ड इजिली इज द डायलॉग। अब डायलॉग थे वो तो ट्रांसफर हो जाते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें थोड़ी सी दिक्कत होती है। सक्सेस ऑफ ए फिल्म डिपेंड्स अपॉन द एबिलिटी ऑफ राइटिंग एंड perception of the readers which are not always predictable। तो स्क्रिप्ट की बात हो रही है कि स्क्रिप्ट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाती है और रीडर्स के मतलब ऑडियंस थोड़ा सा अट्रैक्ट रहे मूवी से। ओके, व्हाट आर सम ऑफ द रिस्क दैट फिल्म मेकिंग इन्वॉल्व्स। क्या क्या रिस्क होते हैं जो फिल्म मेकिंग में आजकल इन्वॉल्व है। द हाईएस्ट टास्क रिस्क इन्वॉल्व इज इफ द पब्लिक रिफ्यूज टू सी द फिल्म। अगर पब्लिक ऑडियंस रिफ्यूज ही कर देगी तो क्या सबसे ज़्यादा हाईएस्ट टास्क है। तो फिल्म इंडस्ट्री इज फेसिंग ए थ्रेट ऑफ फेलियर। फिल्म इंडस्ट्री फेलियर्स की धमकियाँ देखती है, क्रिटिसिज्म आलोचना देखती है, एंड इन्फ्लुएंसेस और इफ द फिल्म मेकर फेल्स टू कन्वे हिज मैसेज। और अगर फिल्म मेकर अपना मैसेज कन्वे करना भूल जाता है, इट विल फॉल फ्लैट एंड बिकम्स ए ग्रेट फेलियर। तो अगर कन्वे नहीं कर पाता फिल्म मेकर अपना मैसेज तो ये एक ग्रेट फेलियर, उसकी फिल्म एक ग्रेट फेलियर होती है एक तरीके से। ओके जी, तो द ऑथर स्ट्रगल्स हार्ड टू अट्रैक्ट पीपल टू सी हिज फिल्म। और अट्रैक्ट करता है भाई, अदरवाइज इट विल प्रूव टू बी ए बिग फेलियर। अगर अट्रैक्ट नहीं हो पाती तो एक बिग फेलियर बन जाती है उसकी मूवी। It will become a huge risk in the process of filmmaking. Okay, what misgiving does Bergman have about the contemporary? मिस नहीं होना चाहिए जी। Believes in the या कुछ दूसरा वर्ड आप क्वेश्चन देख लीजिएगा, अगर मेरे को खुद को कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। ओके, व्हाट, चलो एक बार देखो आंसर देखो। The author says that the contemporary film industry believes in the creation of only original work. Okay, it is the time when the artist remains unknown. Okay, now the individual has become the highest form and the greatest bane of artistic creation. The smallest bond or pain of ego is matter of eternal importance. Everyone is concerned about his own interests, become selfish and find themselves unable to identify between ट्रू और फॉल्स। ओके, ये क्वेश्चन है। कंपेयर बर्गमैन्स व्यूज अबाउट मेकिंग फिल्म्स आउट ऑफ बुक्स विद दैट ऑफ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अम्बर्टो इको और बर्गमैन के जो थॉट्स है ना वो डिफरेंट कैसे हैं एक दूसरे से। देखो, बर्गमैन व्यूज दैट फिल्म हैव नथिंग, बर्गमैन व्यूज दैट फिल्म मेकिंग हैव नथिंग टू डू विद लिटरेचर। कोई मतलब नहीं है लिटरेचर के साथ और फिल्म मेकिंग के साथ। बोथ आर द डिफरेंट आर्ट, दोनों अलग अलग कलाएं। नॉवल और ए बुक कैन नॉट पुट इनटू ए फिल्म कंप्लीटली, बिल्कुल नहीं हो पाती कंप्लीटली। फिल्म मेकर शुड अवॉइड फिल्म मेकिंग आउट ऑफ बुक्स, अवॉइड करनी चाहिए। लिटरेचर इज ओरिजिनल व्हेन इट इज टर्न इनटू ए फिल्म, इट लॉसेस इट्स ओरिजिनलिटी एंड रियल मीनिंग और टेस्ट। ओके, लिटरेचर को लिटरेचर ही रहने दो, उसकी फिल्म मत बनाओ। लेकिन लिटरेचर ओरिजिनल होता है और फिल्म बन जाती है उसकी तो अपनी ओरिजिनलिटी खो देता है वो। अम्बर्टो इको जो वो है, अम्बर्टो इको का क्वेश्चन अगर आ जाए, देखो इसमें पीडीएफ में मैंने मेंशन तो नहीं करा, बाकी आपका जो इंग्लिश कंपलसरी में चैप्टर था इंटरव्यू उसको ज़रूर कर लीजिएगा और उसमें अम्बर्टो इको के खूब सारे क्वेश्चंस हैं। और अगर एक क्वेश्चन आ जाए द नेम ऑफ द रोज की सक्सेस का, तो वो भी उसमें आराम से आप कर लीजिएगा। ओके, अम्बर्टो इको आस्क्ड, क्योंकि वो सबके लिए कॉमन है यार। तो अम्बर्टो इको आस्क्ड हिज पब्लिशर नॉट टू सेल द राइट्स फॉर द नॉवल टू
सिनेमा। अम्बर्टो इको ने अपने पब्लिशर्स को मना कर दिया भाई कि मेरी बुक्स पे है ना भाई सिनेमा राइट्स मत देना, मना कर दिया। ही बिलीव्स दैट द नोवेल फाइंड्स इट्स जेनिथ ऑफ पॉपुलेशन व्हेन इट इज कन्वर्टेड इनटू ए मूवी। अरे एक चीज मानते हैं कि देखो कि जब एक नोवेल पे मूवी बेस्ड हो जाती है तो लोग मूवी को देखते हैं, नोवेल तो कम पढ़ते हैं लोग आजकल, है ना। तो मूवी देखने के बाद नोवेल पढ़े जाते हैं ज्यादा आजकल। सो द फिल्म इनडायरेक्टली हेल्प्स द नोवेल, और जो फिल्म होती है ना वो इनडायरेक्टली हेल्प करती है नोवेल की रीच बढ़ाने के लिए। He also says that 80% of readers read the book after seeing the movie। ये कहते हैं कि 80% रीडर होते हैं ना वो बाद में पहले मूवी देखते हैं और फिर मूवी देखने के बाद यार खतरनाक है तो नॉवल कैसा हुआ, तो नॉवल भी पढ़ते हैं और इससे उसकी रीच बढ़ जाती है। एंड दिस इज ऑल्सो वेरी पेनफुल फॉर द नॉवलिस्ट। नॉवलिस्ट के लिए पेनफुल भी होता है कि भाई नॉवल पे आप बेस्ड मूवी बना रहे हो लेकिन वो सक्सेसफुल नॉवल पे राइटर ने क्या लिखना चाहा, आप क्या रिप्रेजेंट कर दो। बट अम्बर्टो इको ऑल्सो डज नॉट लाइक द फेवर ऑफ फिल्म मेकिंग आउट ऑफ बुक्स। लेकिन वो बस एक बात बता रहे हैं अपने, लेकिन वो फेवर में नहीं है फिल्म मेकिंग के। ओके, एक ही क्वेश्चन कर लो, व्हाट वाज सीन बाय द पीपल शूटिंग फॉर द वर्जिन स्प्रिंग, हाउ डिड द रिएक्ट। और दूसरा, व्हाट इज द ब्यूटी ऑफ शूटिंग इन स्वीडन अकॉर्डिंग टू द राइटर। In the shooting of Virgin Spring in Dalarna in the month of May, बिल्कुल मंथ का मई था, ठंड थी खूब सारी, एवरीबडी इज हेल्पिंग ईच अदर इन द वर्क। ऑल ऑफ ए सडन क्या हुआ एकदम से, दे saw some cranes flying about अबाउट नहीं है जी, above होगा, above their heads in the sky, ठीक है। all the people were so overwhelmed that they left their work to watch the beautiful flight in the sky। ओके, तो सब काम कर रहे थे अपना, एकदम से भाई उन्होंने क्रेन्स देखी, फिर उन्हीं को देखने लगे, ओवरवेल्म्ड हो गए, मोहित हो गए उनसे, उन्हीं में मोह भंग हो गया और फिर सब अपना काम छोड़कर उन्हीं को देखने लग गए। तो ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होते हैं। और वो जो ये जो क्वेश्चन था आपका, ये जो अम्बर्टो इको वाले क्वेश्चन, तो आप वो इंटरव्यू से कर लीजिएगा, वो आज द नेम ऑफ द रोज का आ जाए तो आ जाए, बाकी ये क्वेश्चन आराम से कर लीजिएगा जी। तो हमने कंप्लीट कर चुके हैं आपके ये जो क्वेश्चन आंसर्स हैं इनको। ओके, कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, आप कमेंट सेक्शन में आस्क कर सकते हैं। ओके, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल भी मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, तो आप नए हैं तो आज ही चैनल से जुड़ जाइए। ओके, अटेंटिवली क्लासेस लिया कीजिए, बहुत अच्छे से आपको बेनिफिट मिलेगा, दोनों आप इंग्लिश कंपलसरी भी और इंग्लिश लिटरेचर भी। ओके, मैं मिलूंगा आपसे फिर एक नए टॉपिक के साथ, बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू वेरी मच।